हे एवरीवन, मिस्ट्री बॉक्स की आज की पेशकश अतरंगी रे। 2021 में आई ये मूवी IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग पर है। इस मूवी की लीड रोल पे है सारा अली खान, धनुष और अक्षय कुमार। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू नाम की एक लड़की बहुत तेज बारिश में स्टेशन की तरफ भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं जो कि असल में उसके घर वाले होते हैं। और उसी स्टेशन में धनुष यानी कि विशु उसके दोस्त के साथ ट्रेन से उतर रहा होता है। दूसरी तरफ रिंकू उन लोगों से बचने के लिए स्टेशन की दुकान में से बोतलें फेंकने लगती है, जिससे स्टेशन की बाकी पैसेंजर्स भी घबरा जाते हैं। इधर विशु रिंकू को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसका दोस्त उसे रोककर बोलता है कि हम डॉक्टर्स हैं, हमें डेंगू मलेरिया को लेकर चिंता करना चाहिए, ना कि ये सब लेके। और बिहार में ऐसी घटनाएं अक्सर चलती रहती हैं। कुछ देर बाद रिंकू सरेंडर कर देती है और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर घर पहुंचते ही हम देखते हैं कि घर के सब रिंकू से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसकी नानी उसे चप्पलों से मारती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि रिंकू एक लड़के के साथ 21 बार घर से भाग रही है, जिसका नाम आज तक उसने किसी को भी नहीं बताया, और आज उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी भी है। फिर रिंकू से परेशान हो चुकी उसकी नानी अपने बेटे से बोलती है कि 2 दिन के अंदर किसी भी जात धर्म के लड़के से रिंकू की शादी करती, बस वो लड़का बिहार के बाहर से होना चाहिए। अगले ही सीन पे हम विशु को देखते हैं जो कि खंबे में चढ़कर अपनी मंगेतर मैंडी से बात कर रहा होता है, जो कि तमिलनाडु में रहती है और विशु की कॉलेज डीन की बेटी है, और इन दोनों की शादी नेक्स्ट वीक में होने वाली है। फिर विशु अपने दोस्त मधुसूदन, जिसे सब MS बुलाते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहा होता है और इसी बीच रिंकू की घर वालों की नज़र MS पर पड़ती है और वो लोग रिंकू के लिए उसे पसंद कर लेते हैं और MS को किडनैप करने का सोचते हैं। अगले दिन सुबह रिंकू खीर खाते हुए अपनी मामी से पूछती है कि ये सब उसकी मम्मी पापा की श्राद्ध का खीर है क्या, और उसकी मामी कहती है हाँ। फिर रिंकू कहती है कि खुद ही मेरी मम्मी पापा को मार के उनका श्राद्ध मना रहे हैं। इसी बीच रिंकू नोटिस करती है घर में सजावट हो रही है और वो एक आदमी से पूछती है, पर जवाब ना मिलने पर अपनी नानी के पास जाती है। फिर रिंकू की नानी बताती है कि उसकी शादी की तैयारी चल रही है। फिर रिंकू नानी से कहती है कि अगर उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और से हुई तो वो अपने घर वालों को मार देगी। ये सब कह के वो जा ही रही होती है कि उसका सर चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। असल में जो खीर रिंकू खा रही थी उसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। अगली सीन में हम देखते हैं कि मधुसूदन यानी MS को किडनैप करने के लिए रिंकू के घर वाले आ जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। इधर रिंकू के घर वाले उसे बेहोशी की हालत में ही शादी के लिए तैयार करने लगते हैं। इधर रिंकू के घर वाले MS को बोरी में बंद करके मंडप में लेके आते हैं और फिर बोरी को खोलने से पता चलता है कि वो लोग MS की जगह विशु को उठा लाए हैं। वो लोग फिर विशु का मुंह खोल देते हैं और विशु तमिल में चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं, लेकिन शादी की विधि नहीं रुकती। रिंकू के घर वाले विशु को लाफिंग गैस सुंघा देते हैं और उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो दोनों ही हेल्पलेस थे और ऐसी स्थिति में उन दोनों की शादी हो जाती है। अगले ही दिन सुबह घर वाले उन दोनों को विदा कर देते हैं। रिंकू विशु से कहती है कि वो सूर्यवंशी फैमिली से है और ज़बरदस्ती से हुई शादी वो नहीं मानती है, क्योंकि सूर्यवंशी लोग स्वयंवर में विश्वास रखते हैं। फिर विशु भी रिंकू से कहता है कि उसकी भी एंगेजमेंट है 2 दिन बाद, और अगर उसके घर वालों को इस शादी का पता चला तो वो लोग विशु को मार देंगे। ये सब सुनकर रिंकू विशु से कहती है कि दिल्ली पहुंचने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, जिससे विशु भी एग्री करता है। फिर रिंकू विशु से उसके मंगेतर का नाम पूछती है और अपने बॉयफ्रेंड का भी नाम बताती है, जो नाम उसने अभी तक किसी को नहीं बताई है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलती है कि रिंकू की बॉयफ्रेंड का नाम है सज्जाद अली खान और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों के साथ हम एक बच्ची को भी देखते हैं।
सज्जाद एक मैजिशियन था। ट्रेन से उतरने के बाद दोनों एक रिक्शे में आ रहे होते हैं और विशु रिंकू से पूछता है कि उसकी बॉयफ्रेंड अभी कहाँ है, और रिंकू कहती है कि वो साउथ अफ्रीका में है, 4-5 दिन में आ जाएगा। अब ऐसी अवस्था में अनजान शहर में विशु कहाँ पर रिंकू को छोड़ता, तो उसने रिंकू को अपने बॉयज़ हॉस्टल में ही लेके आया। वापस आके वो पूरी घटना अपने दोस्तों से शेयर करता है और कहता है कि अगर ये सब मैंडी को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। फिर एमएस कहता है, अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहोगे तो किसी को कुछ कैसे पता चलेगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां विशु रिंकू से कहता है कि कल उसका एंगेजमेंट है, तो अगर रिंकू चाहे तो उसके साथ चल सकती है या फिर हॉस्टल में भी रुक सकती है। फिर रिंकू विशु के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा तमिलनाडु में, जहां हम देखते हैं कि रिंकू विशु से फ्लर्ट करती है और हम ये भी देखते हैं कि विशु अपने झूठ बोलकर एंगेजमेंट करने पर गिल्ट फील करता है। फिर विशु एमएस से कहता है कि वो सब सच सच मैंडी को बता देगा, लेकिन एमएस मना कर देता है और कहता है कि अगर घर वालों को पता चला तो भूचाल आ जाएगा। फिर चकाचक गाने के साथ कहानी आगे बढ़ती है और इसी बीच रिंकू और विशु की शादी की वीडियो मैंडी के हाथ लग जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। मैंडी ये वीडियो सभी को दिखा देती है। फिर मैंडी के फादर और विशु की फैमिली के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े के बीच में ही हम एमएस और रिंकू को आपस में बात करते हुए देखते हैं। फिर मैंडी की फादर की नज़र रिंकू पर पड़ती है और वो उसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगते हैं। फिर विशु को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चीखने लगता है, जिससे लोग पीछे हट जाते हैं। फिर वो मैंडी के पापा से जाकर कहता है कि भले ही उन दोनों की शादी ज़बरदस्ती हुई है, पर रिंकू उसकी पत्नी है। फिर वो रिंकू को लेकर चला जाता है, जाते हुए मैंडी से माफ़ी भी मांगता है। फिर हम विशु को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैड होता है, लेकिन उसके दिल में रिंकू के लिए फीलिंग्स आ गई थी, वो उसे पसंद करने लगा था। फिर जब वो लोग हॉस्टल वापस आते हैं तो रिंकू विशु से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है और मैं ही ये सब कुछ ठीक करूँगी। मैं मैंडी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूँगी, समझाऊँगी कि हमारी शादी ज़बरदस्ती का है। लेकिन अब विशु नहीं चाहता था कि उसकी शादी मैंडी से हो और वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाता और अपनी दिल की बात तमिल में रिंकू को कह देती है, लेकिन रिंकू को कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ देर बाद रिंकू विशु को बताती है कि उसका बीएफ बाहर इंतज़ार कर रहा है और वो दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि विशु एमएस से कहता है कि वो रिंकू के बॉयफ्रेंड से नहीं मिल सकता, वो सर्जरी में बिजी रहेगा। उन दोनों को ट्रैवल करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम दे देना। जिसके बाद एमएस कहता है कि भले ही उसे तमिल ना आती हो, लेकिन प्यार से कहे गए अल्फाज वो समझ सकता है। वो विशु के साथ पिछले 5 सालों से रह रहा है। दरअसल विशु और रिंकू जब आपस में बात कर रहे होते हैं तब उन दोनों की कॉन्वर्सेशन एमएस सुन लेता है। फिर एमएस रिंकू से मिलने जाता है, जहाँ पर रिंकू और सज्जाद चाउमीन खाते हुए बात कर रहे होते हैं। फिर एमएस भी वहाँ पर आ जाता है। फिर रिंकू एमएस को सज्जाद से मिलवाती है। फिर एमएस भागते हुए विशु के पास जाता है और उसे बताता है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। दरअसल रिंकू ने जब उसे सज्जाद से मिलवाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर विशु कहता है कि ज़रूर तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, लेकिन एमएस उसे बताता है कि उसने आसपास के लोगों से भी कंफर्म किया, लेकिन किसी को भी सज्जाद नज़र नहीं आया। फिर एमएस और विशु रिंकू के पास जाने लगते हैं और उसके प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मन ही मन में खुश भी हो रहा होता है कि रिंकू का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रिंकू उन्हें रेलवे स्टेशन में मिल जाती है और विशु उसे कहता है कि हम दोनों का अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, तो तुम्हें अभी यहाँ पर मेरे साथ रहना होगा, वरना तुम्हारे घर वाले मुझे जेल भी भेज सकते हैं। फिर रिंकू कहती है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसे सज्जाद से पूछना पड़ेगा।
तो तुम उससे पूछ लो, अगर वो रुक जाएगा तो मैं भी रुकूंगी। अब विशु को सज्जाद से परमिशन लेनी थी, जो कि सिर्फ रिंकू को ही नज़र आती है। फिर विशु ऐसे ही इधर उधर देखते हुए सज्जाद से परमिशन ले लेता है, जिसके बाद एमएस और विशु प्लान बनाते हैं और रिंकू को ठीक करने के लिए उसे दवाई खिलाने लगते हैं। लेकिन जब जब रिंकू दवाई खाती है तब तब सज्जाद को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जिससे उन्हें लगता है कि दवा काम कर रहा है। और ऐसे ही एक महीना निकल जाता है, लेकिन रिंकू ठीक नहीं हो पाती है और उसे अभी भी सज्जाद दिखाई देती है, जिसके बाद उन्हें ये समझ आ जाता है कि रिंकू का इलाज मेडिसिन से किया नहीं जा सकता। जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन में विशु बहुत ज़्यादा पी लेता है और लिटिल लिटिल गाने के साथ कहानी आगे बढ़ती है। गाने के एंड में रिंकू विशु को किस कर लेती है। ये सब कुछ सज्जाद देख लेता है और वो टेरेस पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। असल में ये रिंकू के अंदर का गिल्ट है जो सज्जाद से ये सब करवा रहा है। फिर सज्जाद रिंकू से कहता है कि वो रिंकू के लिए कुछ भी कर सकता है, विशु ऐसा क्या कर सकता है। ये बात रिंकू के मुंह से सुनकर विशु अपने सर पर बहुत सारे बोतलें फोड़ने लगता है और कहता है कि सज्जाद को कहो कि मुझे रोकने के लिए नीचे आए। अब क्योंकि सज्जाद सिर्फ एक इमेजिनेशन थी तो वो कहाँ पर आ पाता, और इधर इतने सारे बोतलें मारने की वजह से विशु बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर रिंकू सज्जाद से काफ़ी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो विशु को रोकने के लिए नीचे नहीं आया। और अगले ही सुबह हम देखते हैं कि विशु हॉस्पिटलाइज्ड होता है और उससे मिलने के लिए रिंकू आती है और वो बताती है कि सज्जाद तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया है और मैंने उसे समझा दिया है कि तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हारे मन में मुझे लेकर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। फिर सज्जाद विशु से माफ़ी मांगता है, जो कि सिर्फ रिंकू को ही दिखाई देती है, और सज्जाद कहता है कि वो उन लोगों के लिए ताजमहल को गायब करके दिखाएगा। फिर सब लोग ताजमहल पहुंच जाते हैं, जहां पर एमिस के कहने पर उसके दोस्त भीड़ को इकट्ठा करते हैं और 500 रुपये भी देते हैं। उनसे कहा जाता है कि जब भी वो लोग तालियां बजाएंगे तो उन्हें भी ताली बजानी है। इसके बाद सज्जाद कारीगरी करके ताजमहल को गायब करने लगता है, लेकिन ताजमहल गायब नहीं होता है। फिर भी लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिससे रिंकू काफ़ी सैड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है ताजमहल गायब ना होने पर भी लोग क्यों ताली बजा रहे हैं। यही सवाल वो हॉस्टल में आकर विशु से पूछती है। विशु रिंकू से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम तालियां बजाओगे तो मैं भी तालियां बजाऊंगा और लोगों से भी बजवाऊंगा। विशु की बातें सुनकर रिंकू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और विशु को हक कर कर रोने लगती है। इसी बीच रिंकू को सज्जाद की आवाज़ सुनाई देती है। रिंकू सज्जाद को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। फिर वो भागते हुए सज्जाद के पास पहुंच जाती है। फिर सज्जाद उसे कहता है कि तुमने अपने हीरो बदल लिया है, मेरा जादू फेल नहीं हुआ है, आँखों में मैं फेल हो चुका हूँ। विशु से ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे नहीं। इसी बातचीत के दौरान सज्जाद अपनी नस काट लेता है और रिंकू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो विशु को पुकारने लगती है। विशु भागते हुए रिंकू के पास आ जाता है। सज्जाद को ना देखते हुए भी वो सज्जाद को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अंदर मधुसूदन विशु को समझाता है कि कुछ देर हम यहीं रुकते हैं, फिर बाहर जाकर हम रिंकू को बता देंगे कि हम सज्जाद को नहीं बचा पाए और उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर रिंकू भी 1-2 महीने बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन जब विशु बाहर आता है तो रिंकू की ऐसी हालत देखकर वो उसे नहीं बता पाता और बता देता है कि सज्जाद बिल्कुल ठीक है, तुम जाकर उससे मिल सकती हो। सब चीज़ों से विशु बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो अपनी मन ही मन में ठान लेता है कि वो अब रिंकू को अपने से दूर कर देगा। तो एक दिन सुबह विशु रिंकू के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम डिवोर्स पेपर पर साइन करके फिर सज्जाद के साथ कहीं पर भी जा सकती हो। अगले दिन विशु को रिंकू को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए, लेकिन रिंकू बहाने बनाकर डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर देती है और वहां से भाग जाती है।
विशु रिंकू के पीछे दौड़ते हुए जाता है और दोनों एक ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर विशु परेशान हो चुका था रिंकू से और वो उससे पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। फिर रिंकू विशु को कहता है कि उसे सज्जाद भी पसंद है और विशु भी। वो जब चाहती है तभी सज्जाद आता है और वो जब नहीं चाहती है तब सज्जाद नहीं आता है। और इधर उसे विशु बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि रिंकू विशु से प्यार करने लगी थी तो वो ही अपने मन में एक कहानी बनाती है कि सज्जाद जादू सीखने के लिए जापान चला गया है। मधुसूदन और विशु जानते हैं कि सज्जाद कभी ना कभी तो जापान से वापस आने ही वाला है। वो लोग रिंकू से कहते हैं कि वो उसे जापान के ट्रेन में बिठा सकते हैं। रिंकू उन लोगों से कहती है कि सज्जाद वहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो दोनों रिंकू से कहते हैं कि सज्जाद प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर मिलेगा। बड़े ही आराम से इन सब बातों पर भरोसा कर लेती है और वो सज्जाद को प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ही दिख जाता है। इस बार सज्जाद के साथ हमें एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि रिंकू ही होती है। अब कहानी फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि सज्जाद असल में रिंकू का पिता है। रिंकू की माँ सज्जाद से बहुत प्यार करती थी। सज्जाद मुस्लिम धर्म से था, इसीलिए इन दोनों को भागकर शादी करना पड़ा। सालों बाद रिंकू का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को जोर ज़बरदस्ती के साथ अलग कर दिया गया। उसके बाद भी वो दोनों मिलते रहते थे। सज्जाद एक मैजिशियन था, अक्सर एक जादू करके दिखाता था जिसमें वो अपने आप को आग लगा देता था। कि नानी एक बार उन लोगों से एक बहुत बड़ा चाल चलता है। वो नकली पेट्रोल की जगह पर असली पेट्रोल रख देता है। जब शो के लिए अपने आप को आग लगाने लगता है तो वो इस बार सच में जल जाता है। माँ जैसे ही सज्जाद को इस हालत में देखती है तो वो समझ जाती है और वो भागते हुए सज्जाद को गले लगा लेते हैं। रिंकू को बहुत देर तक लगता है कि उसकी मम्मी पापा कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसके मम्मी पापा जलकर राख हो जाते हैं। छोटी सी उम्र में ऐसा हादसा होते हुए अपने आंखों से देखा था, इसीलिए ये हादसा उसके दिलो दिमाग में छप जाता है। यही वो दिन था जब रिंकू पहली बार सज्जाद को इमेजिन करती है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि सज्जाद वही जादू कर रहा है और वो अपने आप को आग लगा लेता है। रिंकू ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि सज्जाद बस उसका एक इमेजिनेशन है। बाद सज्जाद वहाँ से गायब हो जाता है और रिंकू की इमेजिनेशन से भी वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रिंकू वापस आकर विशु को गले लगा लेती है क्योंकि रिंकू का सच्चा प्यार असल में विशु ही था। इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे।